प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में जो आपको पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स इंजरीज की कॉमन टाइप्स क्या हैं और साइट्स ऑफ इंजरीज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इंजरी होती हैं और प्रिवेंशन का बेनिफिट क्या है। यही बात बताई थी आपको कि प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज में एक तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी होती है, जो स्पोर्ट्समैन जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चाहे वो हम फिजिकल एक्टिविटी करें, देयर इज ए इंजरी। सो इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी देयर इज ए स्पोर्ट्स इंजरी, एंड स्पोर्ट्स इंजरी में जो कॉमन टाइप्स की इंजरीज हैं, जिसको आपको मैंने बताया था कि soft tissues injuries are very common in sports in compared to the hard tissue injuries। और इंजरी प्रिवेंशन में जो आपको मैंने बताया था कि इंजरी प्रिवेंशन, यदि हम इंजरी को कैसे कम कर सकते हैं और कम करेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है, हेल्थ बेनिफिट क्या है। आपको पता ही है कि स्पोर्ट्समैन यदि हेल्दी होगा तो वो एक्टिविटी अच्छी करेगा तो वो परफॉर्म बेटर करेगा। और यदि किसी तरह की यदि सीवियर इंजरी नहीं है, यदि सीवियर इंजरी होती है तो मेडिकल कॉस्ट भी कम होता है और वो कैपेबल होता है अपने कंपटीशन में compete करने के लिए। ही इज वेरी कैपेबल इन competing एनी स्पोर्ट्स competition। सो जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स जो है मेडिकल कॉस्ट के हैं, हेल्थ के हैं, और खिलाड़ी स्ट्रांग होता है और कंपटीशन में compete करने के लिए कैपेबल होता है। दूसरी बात ये कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जो आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि वो इंजरी के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हु दे लीड्स टू इंजरी, जो कि इंजरी को एक तरह से प्रॉब्लम डेवलप करते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, वातावरण का प्रभाव पड़ता है इंजरी को प्री डिस्पोज करने में। यदि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है खिलाड़ी की तो भी जो है वो प्रॉब्लम करती है इंजरी को, दैट लीड्स टू इंजरी। यदि हम प्रॉपर इंटेंसिटी वॉल्यूम या जो भी ओवर यूज तरह की फ्रीक्वेंसी यदि हम यूज करते हैं तो उसके हिसाब से जो है इंजरी को बढ़ावा हो, दैट लीड्स टू इंजरी। दूसरी बात यह है कि यदि हम प्रॉपर जो भी पहले की कोई इंजरी है और उस इंजरी से हम प्रॉपरली रिकवर नहीं हुए हैं, तो यदि पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट प्रॉपर रिकवरी तो भी वो इंजरी को बढ़ावा देती है, दैट प्रीडिस्पोज टू द इंजरी। दूसरी बात यह है कि यदि हम फिजिकली फिट नहीं, खिलाड़ी यदि फिजिकली फिट नहीं है तो भी वो ही ससेप्टेबल टू इंजरी। देन यदि हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं है, यदि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डिसिप्लिन्ड नहीं है, हम वो जो है स्पोर्ट्स पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो भी जो है इंजरी उससे दैट लीड्स टू एन इंजरी। इन एडिक्वेट प्रिपरेशन, यदि खिलाड़ी का कंपटीशन नियर फ्यूचर में है और उसकी वो तैयारी अच्छी तरह से पहले से नहीं है तो भी वो जो है इंजरी को बढ़ावा देता है। यदि इनअप्रोप्रिएट सरफेस है, ग्राउंड सरफेस नहीं है, अच्छा तरह से हार्ड सरफेस है, सॉफ्ट है, यदि प्रॉपर फिटिंग शूज नहीं है, यदि खिलाड़ी ट्रेनिंग से पहले अच्छी तरह से वार्म अप नहीं किया या प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं हुई है, तो ये सभी चीजें जो हैं ये खिलाड़ी की इंजरी को प्रीडिस्पोज करते हैं, दैट दे लीड्स टू एन इंजरी एंड दैट ये एक तरह से प्रॉब्लम डेवलप करती हैं। यदि वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, यदि खिलाड़ी की कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है तो भी वो इंजरी को बढ़ावा देता है। यदि हम एक्टिविटी के दौरान अच्छी तरह से हाइड्रेट नहीं करते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, प्रॉपर जो है यदि हम न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो भी वो इंजरी को बढ़ावा देता है। दूसरी बात ये कि जो यदि ये इंजरी को हम इन तमाम तरीकों से जो है कैसे कम कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स हु दे हेल्प टू प्रिवेंट इंजरी, जिसमें आपको मैंने वही फैक्टर्स हैं
जो फैक्टर्स इंजरी को प्रीडिस्पोज करते हैं, जिसके कारण इंजरी होती है, यदि उस फैक्टर्स को हम कम कर दें, यदि उस फैक्टर को हम चेक करें, तो इंजरी काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। ये तो रही बात पिछले टॉपिक की जो है। टुडे वी विल टॉक अबाउट जस्ट topic of previous week. We will continue with the same. You all know that all sports have a risk of injury. हर एक स्पोर्ट्स में इंजरी का रिस्क बना रहता है, इंजरी होने के चांस होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ यंग एथलीट्स हैव द रिस्क ऑफ इंजरी। ज्यादा अधिकांश तक खिलाड़ी जो यंग एथलीट्स हैं उनमें इंजरी के रिस्क ज्यादा होते हैं, क्योंकि यंग खिलाड़ी जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है और वो अपनी ट्रेनिंग जो है मोर देन हिज कैपेसिटी, अपनी क्षमता से ज्यादा वो एक्टिविटी करता है, जिसके कारण ओवर यूज होती है, और उस ओवर यूज के कारण देयर इज ए चांस ऑफ इंजरी। इन जनरल द मोर इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, यदि देखा जाए सामान्यतः, तो सबसे ज्यादा इंजरी जो होती है वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में होती है। और आप सबको पता है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, रेसलिंग, ये वो स्पोर्ट्स हैं जहां पे देयर इज ए 1-to-1 कांटेक्ट विद ईच अदर एथलीट का, और इसके कारण जो है इंजरी होती है। देयर इज ए ग्रेटर रिस्क ऑफ ट्रॉमेटिक, इसमें सबसे ज्यादा ट्रॉमा होता है, सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है वो ट्रॉमेटिक टाइप की इंजरी होती है। जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, चाहे हम स्पोर्ट करते हैं या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इसका एक फायदा ये है कि ये जो प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी है इन जनरल, जो एक असामयिक कोई दुर्घटना है, कोई मृत्यु है, यदि हम कोई भी एक इंडिविजुअल रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो वो ये इस प्री मैच्योर असामयिक जो दुर्घटना है या मृत्यु है उसको कम कर सकता है। जस्ट लाइक जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आदमी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलन का कैंसर हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा, however रिस्क फैक्टर बना होता है, और वो रिस्क फैक्टर क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। रिस्क फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर। जैसा आप सबको पता है, जो पिछली बार हमने बताया था कि जो इंजरी के फैक्टर्स हैं और वही इंजरी के रिस्क के फैक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक मींस विद इन and extrinsic means outside. So intrinsic and extrinsic risk factor as well as modifiable मतलब जो परिवर्तनीय है, और नॉन मॉडिफाइबल जो हम बदल नहीं सकते। सो ये रिस्क फैक्टर्स दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर। इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? दैट कैन पुट एन एथलीट ए हायर रिस्क ऑफ इंजरी। इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर ये जो है एथलीट को एक हायर रिस्क में डाल सकते हैं, इंजरी के हायर रिस्क ऑफ इंजरीज हो सकती हैं इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर के द्वारा। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है जेंडर। You all know there are two types of gender, male, maybe some other gender, but यदि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में देखा था तो मेल फीमेल। So female athletes are typically more prone to injuries such as ACL tears than the male of same age. एक समान एज के पुरुष और महिला खिलाड़ियों में जो ACL की इंजरीज होती हैं वो फीमेल एथलीट में मेल के कंपेरेबल ज्यादा होती हैं।
फीमेल की इंजरी मेल के कंपेयर में और सेम एज में ज्यादा होती हैं। उसका कारण क्या है कि जो फीमेल की जो बोन डेंसिटी होती है, वो बोन डेंसिटी कंपेयर टू द मेल इज लेस, एंड देयर इज ए जेंडर के हिसाब से जो बोन डेंसिटी कम होती है, और उसके कारण जो है जो ग्रोइंग बोन्स हैं, स्पेशली द लॉन्ग बोन्स, यदि हम कोई भी ट्रेनिंग लोड बढ़ाते हैं तो उसमें फीमेल आर मोर ससेप्टेबल टू इंजरी इन कंपेयर टू द मेल वन। देन कम टू द एज, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन इज ए ग्रोइंग फेज। मैच्यूरेशन इज ए ग्रोइंग फेज, जिसमें जो क्या होती है कि जो लॉन्ग बोन्स दे ग्रो, लॉन्ग बोन्स दे ग्रो, एंड बेसिकली जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं दे आर द सॉफ्ट बोन्स। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की एज बढ़ती है उसमें चांसेस ऑफ इंजरीज ज्यादा हो सकते हैं, बट कंपेयर टू द मेल, द फीमेल आर मोर प्रोन टू इंजरीज बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल hormonal disturbances, as well as there is a bone, जो इनकी जो फीमेल में जो कहते हैं ना कि जो है ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं, जिसके कारण जो है ये इनमें चांसेस ऑफ इंजरीज ज्यादा होती हैं। यदि देखा जाए एवरेज स्पोर्ट्स पॉपुलेशंस की, तो एवरेज स्पोर्ट्स पॉपुलेशन में इन रिस्पेक्ट टू द मेल, फीमेल की जो कहते हैं ना कि अब यदि देखा जाए 30, और यदि फीमेल एट द एज ऑफ 30 एंड मेल एट द एज ऑफ 35, सो यदि इन एवरेज स्पोर्ट्स पॉपुलेशन में यदि हम कंपेयर करें तो फीमेल में 30 साल से ऊपर और मेल में 40 साल से ऊपर जो होती है, जो एज मैचुरेशन फेज होता है, जिसमें की ग्रोइंग फेज है, जिसमें बोन ग्रो करती हैं, so there is a chances due to more training load, or there is a chances of injuries in compared to male, there is more injury in female, because at the age of 30 and the male at the age of 35, यदि दोनों को कंपेयर किया जाए तो मेल की तुलना में फीमेल में इंजरीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड दिस इज एवरेज स्पोर्ट्स population at the age of 30 in female and at the age of 40 in male. Then come to the risk factors of injury, internal risk factors and external risk factors. Internal, अभी जो हम बात कर रहे थे, दो तरह के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इंजरी के। इंटरनल रिस्क फैक्टर जिसमें एज है, बॉडी कंपोजिशन है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस, यदि किसी खिलाड़ी को पहले से कोई किसी तरह की इंजरी है, यदि खिलाड़ी का फिटनेस नहीं है, स्किल, जो भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल है, यदि उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्किल नहीं है, तो भी ये इंटरनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स, सम पीपल आर वेरी इगोइस्टिक्स। फटीकेबिलिटी, यदि खिलाड़ी को हम ट्रेनिंग लोड या ओवर ट्रेनिंग जो कभी कभी खिलाड़ी कर लेता है, जिसके कारण मसल फटीक हो जाता है, तो ये एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर इज आल्सो ए फटीक, इज आल्सो ए एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर। देन रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यदि हम कोई गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, लैक ऑफ सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव गियर, यदि हम प्रॉपर सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव गियर नहीं होते प्रॉपर, जैसे स्पोर्ट्स में तमाम तरह के जो है दे प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं जस्ट दे प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज। देन इनएप्रोप्रिएट वार्म अप, यदि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप नहीं किया होता है, और यदि आपको पता है, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया, वार्म अप के फायदे क्या हैं, दो तरह का वार्म अप होता है, जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। और इस वार्म अप का आपको फायदा इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, जो खिलाड़ी जो वार्म अप करने के लिए, और मैंने आपको बताया था कि जो भी वार्म अप है वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होता है। और वार्म अप जो है, हम कहते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले 30 मिनट्स से पहले, मतलब कि जो वार्म अप का जो
टाइमिंग है वो 30 मिनट तक होता है, मतलब 30 मिनट तक वार्म अप जो भी आप करते हैं उसका एक जो है टाइम पीरियड होता है, उसके बाद देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सो जो भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो उसके पहले हम अच्छी तरह से वार्म अप करना चाहिए। इनकरेक्ट ट्रेनिंग इनपुट्स, यदि आपके ट्रेनिंग इनपुट्स अच्छे नहीं हैं तो भी जो है ये एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर हो सकता है। So these are the evidence based from the best research group in the world cannot come to any agreement of a cause of injury simply because there are too many factors involved. According to Dr. Joe Wan, सेटेंटा कॉलेज के ये डॉक्टर जो वान का कहना है कि जो स्पोर्ट्स इंजरी हैं उसका कॉमन काज पे कोई एक राय नहीं हो पाई है। जितने भी रिसर्च ग्रुप अब तक जो एविडेंस बेस्ड हैं, बेस्ट रिसर्च ग्रुप, वर्ल्ड कैन नॉट कम टू एनी एग्रीमेंट ऑफ ए कॉज ऑफ इंजरी सिंपली बिकॉज देयर आर टू मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। इतने ज्यादा इंजरी में फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि इतने बेस्ट रिसर्च ग्रुप जितने भी हैं और जितने भी बेस्ट एविडेंस हैं अब तक एक सहमति नहीं बन पाई है कि इंजरी का यही काज है। देयर इज ए cause of this is the only cause of injury. So according to Joe Wan of Setanta College, too many factors are involved, and in too many factors the cause of injury पे कभी भी एक सहमति नहीं बन पाई है, एग्रीमेंट कोई नहीं हो पाया है कि चाहे जितने भी एविडेंस बेस्ड रिसर्च हुए हैं, बिकॉज देयर आर टू मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इंजरी। जैसे कि एज, जब अभी मैंने आपको बात बताई कि एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स, और जैसे जैसे एज ग्रो करती है, जैसे ग्रोइंग एज होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो मीन्स ओल्डर यू ग्रो मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस इंजरीज, ओल्डर यू ग्रो मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस इंजरी। देन जेंडर, मेल फीमेल, देन चांसेस, कोच का डिसीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम खिलाड़ी को किस तरह की ट्रेनिंग लोड दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, कितना वो ट्रेनिंग लोड बेयर कर सकता है, नहीं कर सकता है। देन देयर इज अ बॉडी टाइप, उसका किस तरह का बॉडी टाइप है उसके हिसाब से भी जो है हम देख सकते हैं इंजरी के चांस हो सकते हैं। देन एथलीट डिसीजन, कभी कभी खिलाड़ी का डिसीजन भी महत्वपूर्ण होता है। देन टाइम ऑफ सीजन, हम किस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का टाइप क्या है। देन एनाटॉमी, जो आपको मैंने पहले बताया कि जो है जिस पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी मस्कुलोस्केलेटल एनाटॉमी के बारे में। देन कम टू द नेक्स्ट, द गेम सिचुएशन, गेम की सिचुएशन क्या हो सकती है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है और उसके हिसाब से हमने अपना स्ट्रेटजी बनाना है, और उस खिलाड़ी जो गेम की सिचुएशन के हिसाब से जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है कि वो किस तरह से कैसे वो अपना जो है परफॉर्म करेगा। देन फुटवेयर, यदि प्रॉपर फुटवेयर्स नहीं है, यदि इल फिटिंग शूज हैं, प्रॉपर फिटिंग शूज नहीं है, देन दैट मे आल्सो लीड दैट लीड्स टू इंजरी। ट्रेनिंग सरफेस सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह का ट्रेनिंग सरफेस है। देन बॉडी वेट एंड BMI, बॉडी वेट, मैच शेड्यूल के ऊपर भी बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। प्लेइंग पोजीशन, खिलाड़ी किस पोजीशन पे खेलना पसंद करता है और उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, और उसकी खुद जो लाइकिंग क्या है कि वो किस पोजीशन पे अच्छा परफॉर्म करता है। स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर रिकवरी, एंड यदि वो प्रॉपर स्लीप नहीं है तो वो खिलाड़ी जो है he will not perform better because of there is a improper recovery, and improper recovery that leads to any kind of injuries. Then skill level, यदि खिलाड़ी का स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल नहीं है तो भी जो है वो इंजरी के रिस्क बने होते हैं। ज्वाइंट स्टेबिलिटी, यदि आपका ज्वाइंट स्टेबल नहीं है, आपके ज्वाइंट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है,
यदि वो आपकी बॉडी टाइट है, स्टिफ है, देन दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम एंड देयर इज रिस्क। देन स्ट्रेस लेवल, यदि आप खिलाड़ी को, यदि उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है ड्यू टू स्ट्रेस, चाहे वो होम स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी तरह का जो है अपने कॉलेज में यदि वो प्ले करता है उस तरह का स्ट्रेस है, यदि किसी तरह का यदि वो स्ट्रेस है तो भी वो एक तरह से कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होने के कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और दैट में लीड्स टू एन इंजरी। देन प्लेइंग टाइम, किस टाइम पे जो है आपका ट्रेनिंग है या कंपटीशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो है आप यू आर यूज टू ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल, और आप जिस ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करते आ रहे हैं और यदि उससे कोई डिफरेंट है या और यदि वो डिफरेंट है और उस ट्रेनिंग टाइम के अनुसार यदि आप अपने आप को जो है एक्लेमेटाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं किए हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा और आपकी देर में भी ये चांसेस ऑफ इंजरी। देन वेदर कंडीशंस, यदि वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है देन आल्सो दैट लीड्स टू एन इंजरी, बिकॉज यदि ग्राउंड रेनी सीजन है या किसी तरह का स्लिपरी ग्राउंड है तो दैट देयर इज आल्सो ए रिस्क ऑफ इंजरी। देन इफ रिस्क टेकिंग, समटाइम्स वी टेक रिस्क जस्ट टू परफॉर्म बेटर, और कभी कभी रिस्क टेकिंग जो है वो एक तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। फटीकेबिलिटी, जैसे अभी हमने पहले बात की। देन बायोमैकेनिकल फैक्टर्स, यदि दिस बायोमैकेनिकल फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्रॉपर आपके जो पैर हैं, चाहे वो रनिंग में है, चाहे किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, जो भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आप एक्टिविटी करते हैं, उसके हिसाब से वो प्रॉपर पैर ग्राउंड करता है नहीं करता है, और उसके हिसाब से जो है ये जो है चांसेस ऑफ इंजरी के रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं। देन फिटनेस, यदि आपकी फिटनेस आपकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस नहीं है, तो भी आप जो है इंजरी के रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत फॉल कर सकते हैं जो है, और देयर में भी ये चांस ऑफ इंजरी। सो फिटनेस लेवल खिलाड़ी का उसके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो भी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, चाहे वो जो भी इवेंट करता है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स करता है, उसके हिसाब से उसका फिटनेस लेवल होना चाहिए। देयर आर अदर इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स and this is an overview of common intrinsic risk factor for non-contact injuries in sports। अभी जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जो सबसे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो कांटेक्ट स्पोर्ट्स में होते हैं, लेकिन जो नॉन कांटेक्ट इंजरीज हैं, जो बिना कांटेक्ट, वो उसमें एक है कि प्रीवियस इंजरी है, किसी को पहले कोई किसी तरह की चोट लगी हो और फिर से वो दोबारा चोट लग जाती है, दिस इज ए प्रेडिक्टर फॉर द सबसिक्वेंट इंजरी। देयर इज ए जो है यदि प्रीवियस कोई इंजरीज है और उसके बाद यदि कोई री इंजरी होती है तो दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। समटाइम्स देयर इज ए लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और फटीग, कभी कभी खिलाड़ी जोश में या उस तरह से ओवर ट्रेनिंग कर लेता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, और वो उसके कारण क्या होता है कि देयर इज ए लॉस ऑफ due to fatigue, there is a loss of neuromuscular control, and this fatigability leads and that increases the risk of injury. Sometimes this is low muscle strength, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या जो भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं और उसके मुताबिक आपके जो भी बॉडी सेगमेंट, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं ट्रेनिंग में और उसकी प्रॉपर जो है स्ट्रेंथ नहीं है, and that normal strength according to your requirement of the game sports, so low muscle strength, यदि low muscle strength है और हम जो है एक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, तो यदि हम जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग लोड उठाएंगे तो देयर में बी ए रिस्क ऑफ इंजरी। समटाइम्स देयर इज ए पुअर मूवमेंट ड्यू टू डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, कभी कभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी स्पोर्ट्स लाइक जिम्नास्टिक एंड ऑल, सो
जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, और जिस तरह का मूवमेंट होना चाहिए उस तरह के मूवमेंट नहीं होने के कारण क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ रिस्क इन सच स्पोर्ट्स। देन समटाइम्स लो फिटनेस लेवल आपका स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके इवेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो भी आप जिस तरह की स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यदि उसके हिसाब से नहीं है तो भी जो है देयर इज ए चांसेस एंड दिस देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ रिस्क इन सच प्रॉब्लम्स if there is low fitness level. Then drastic acute injury in training load. ड्रास्टिक एक्यूट इंक्रीजेस समटाइम्स होता क्या है कि हम कोई एक लाइट वेट सेट कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई जो है जैसे हम यदि जो डीप स्क्वाट या ब्रेंच प्रेस हम किसी एक वेट के साथ अचानक हम यदि उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डबल कर दें या मोर देन जो है डबल कर दें, तो देयर इज ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द ट्रेनिंग लोड, एंड दिस ड्रास्टिक इंक्रीज इन द ट्रेनिंग लोड दैट विल leads to a risk of injury. बॉडी वेट स्पोर्ट्स, बहुत से बॉडी वेट वाले स्पोर्ट्स हैं, वेट लिफ्टिंग है, जूडो है, रेसलिंग है, जिसमें बॉडी वेट जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू देयर इवेंट, एंड बॉडी वेट कैटेगरी वाले भी स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, जूडो एंड ऑल। सो बॉडी वेट समटाइम्स इन जनरल यदि हम बात करें कि यदि किसी खिलाड़ी का बॉडी वेट इन जनरल if it is more, then there will be a decrease in the speed of the athlete, and यदि हाइट और बॉडी वेट का यदि हम रेशियो देखें, बॉडी वेट मतलब यदि फैटी बॉडी ज्यादा है, यदि बॉडी में फैट ज्यादा है तो देयर विल बी ए इंक्रीज इन द इंजरी, देयर विल बी चांसेस ऑफ इंजरी। बट यदि बॉडी में मसल मास ज्यादा है तो देयर विल बी ए लेस चांस ऑफ इंजरी। सो बॉडी वेट हाइट वेट के हिसाब से देयर विल बी ए प्रॉपर रेशियो, एंड अकॉर्डिंग टू योर स्पोर्ट्स, if the body weight स्पेशली द फैट ज्यादा है तो इंजरी के चांस ज्यादा होंगे, यदि मसल मास ज्यादा है तो इंजरी के चांस कम हो सकते हैं। देन बॉडी कंपोजिशन फैटी टिश्यू, अभी जो बात हम कर रहे थे कि फैटी टिश्यू जो है जिसको हम कहते हैं ना कि दो फैटी टिश्यू दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी, जिसको हम फैट मास बोलते हैं, जो ये इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी इन रिस्पेक्ट टू द बीएमडी। इन रिस्पेक्ट टू द बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। सो कंपेयर टू फैट एंड मसल, यदि फैट ज्यादा है तो इंजरी ज्यादा होगी, यदि मसल ज्यादा है तो देयर विल बी, इट इज गुड if the muscle mass is more then it is good, but if there is a fat mass is there, it is not good for the athlete. So body composition according to the individual, there should not be a fatty body, and that fatty body में जो होता है कि चांसेस ऑफ इंजरी ज्यादा हो सकते हैं। फैट और मसल का यदि हम कंपेयर किया जाए तो कंपेयर टू मसल जो फैट यदि ज्यादा है तो वो इंजरी के चांस ज्यादा होंगे, और वो इज नॉट गुड फॉर द एथलीट। देन कम टू द फ्लेक्सिबिलिटी, यदि बॉडी आपका काफी स्टिफ है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं है, यदि आपकी नॉर्मल जो ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन है वो कम है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यदि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है that will increase the risk of injury. मीन्स यदि फैट ज्यादा है तो इंक्रीज ऑफ द रिस्क, यदि फैट मसल का साइज ज्यादा है तो दैट विल मीन्स, मेरे कहने का ये है कि फैटी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और मसल मास जो जिसमें ज्यादा होता है या मसल साइज ज्यादा होता है, देयर फ्लेक्स that muscle size that increases the flexibility. So flexibility is an important part, and it should be for each and every athlete according to his or her sports activity.
जो भी स्पोर्ट्स से जो भी जिस स्पोर्ट्स को बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन ज्वाइंट लेग्जिटी हाइपर मोबाइल or you can say too loose. Laxity, joint laxity, basically it is a muscular disorder. Joint laxity basically it is a muscular disorder, और ये एक तरह से जो है इसमें मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो है ज्वाइंट काफी देयर इज मोर बियॉन्ड द रेंज, नॉर्मल रेंज जो भी ज्वाइंट की होती है वो उस नॉर्मल ज्वाइंट रेंज से जो है जो उसकी रेंज ऑफ मोशन होती है वो ज्यादा होती है, एंड ज्वाइंट इज मोर मोबाइल, हाइपर मोबाइल. इट इज ए डिसऑर्डर, नॉट मस्कुलर, दिस इज ए ज्वाइंट डिसऑर्डर, यू कैन से ज्वाइंट लेग्जिटी. इट इज नॉट ए मस्कुलर डिसऑर्डर, इट इज ज्वाइंट डिसऑर्डर. एंड इसमें क्या होता है कि इट इज टू लूज मूवमेंट बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज होती है, जिसमें जो है हाइपर मोबाइल ज्वाइंट हो जाता है. ज्वाइंट जो है वो अपने नॉर्मल रेंज से भी ज्यादा उसमें sometimes you have seen in the elbow joints and sometimes in the knee joint also. So coordination, proper coordination, यदि मसल स्ट्रेंथ प्रॉपर होगी खिलाड़ी की तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा. यदि मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा. कोऑर्डिनेशन इज मस्ट एंड फॉर कोऑर्डिनेट, बिकॉज कोई भी मूवमेंट होता है एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, और दैट इज that totally depends upon the muscular strength and joint movement. जो भी joint, you all know that the joint strength and muscle strength, both the things are interrelated to each other. मसल की ताकत होगी तो वो जोड़ की ताकत होगी, और जोड़ में तब मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं. सो कोऑर्डिनेशन बेटर तभी होगा जब मसल स्ट्रेंथ और ज्वाइंट मूवमेंट एक प्रॉपर ढंग से होगा. तो balance is also a biomechanical aspect, and this balance biomechanical aspect में इसमें क्या होता है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो रनिंग एक्टिविटी करते हैं, चाहे जंपिंग एक्टिविटी करते हैं, किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं, सो प्रॉपर जो लैंडिंग और टेक ऑफ का जो नॉर्मल एक प्रोसीजर होना चाहिए, दैट शुड बी. देन कम टू द स्किल लेवल, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल. स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल होना चाहिए हर एक एथलीट में. उससे क्या होता है कि जो मसल है वो दैट परफॉर्म बेटर, मसल बॉडी पार्ट जॉइंट दे परफॉर्म बेटर. स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल इज मस्ट, and if there is a problem then it will be a poor performance. एंड यदि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल अच्छी है तो देयर विल बी ए बेटर मीन्स. मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल इज आल्सो ए रिस्क फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. और यदि ये चाहे वो ज्वाइंट है, चाहे वो मसल है, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट है, यदि स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो भी स्पोर्ट्स आप करते हैं, तो उसमें there is a chances of injury, there is a chances of risk. यदि अच्छी तरह से आपका जो स्किल लेवल है तो you will perform better. यदि आपका स्किल अच्छा नहीं है तो you will perform poor. Then malnutrition आप सबको पता है कि यदि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं करते हैं ट्रेनिंग से पहले या कंपटीशन से पहले, सो जो होता क्या है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसमें इंजरीज के चांस बने जा रहे हैं. देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ड्यू टू इम्प्रॉपर हाइड्रेशन एंड इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन. प्रॉपर हाइड्रेशन में हमने जो है, क्योंकि when you perform any physical activity there is a perspiration, there a lot of water come out from your body in the form of perspiration, पसीने के रूप में निकलता है. पानी की कमी शरीर में नहीं होगा. यदि पानी की कमी यदि बॉडी में हो गई तो आप डिहाइड्रेट करेंगे, और खिलाड़ी यदि डिहाइड्रेट करेगा तो वो जो है परफॉर्म नहीं करेगा, और परफॉर्म नहीं करेगा साथ में उसके इंजरी के चांस बनेंगे. देन न्यूट्रिशन, यदि हम स्पोर्ट्स रिलेटेड या व्हाटएवर द एक्टिविटी यू आर डूइंग, यदि प्रॉपर आप उसके हिसाब से जो है स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं लेते हैं, sports drink is basically glucose polymer. So
ये दोनों चीजें, एक शरीर में एनर्जी देती है, दूसरा शरीर में जो है पानी की कमी को पूरा करती है। सो मेल न्यूट्रिशन एंड जो है मेल न्यूट्रिशन या हाइपोहाइड्रेशन दैट लीड्स a risk of injury sometimes you may find, आप कभी कभी आप दौड़ते दौड़ते गिर सकते हैं शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कमी होने के कारण, और इस समटाइम्स इज ए वेरी गुड, वेरी समटाइम्स इट इज ए रिस्की वन। सो मेल न्यूट्रिशन, hypohydration is one of the thing that leads to a risk of injury. Lack of sleep, जैसे आपको मैंने बताया कि sleep is a recovery means, यदि आप रेगुलर 7 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो शरीर में रिकवरी नहीं होती है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो चाहे आपकी जो है साइकोलॉजिकल हो। और इसके कारण क्या होता है कि जो है बॉडी में तरह तरह के जो है सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आप जो फिजिकल एक्टिविटी न तो अच्छी तरह से कर पाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी न होने के कारण आप यू मे लीड्स टू एन इंजरी रिस्क। एंडोरेंस स्पोर्ट्स, जैसा आपको मालूम है कि जो हम कोई भी एक्टिविटी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी में जो है समटाइम्स यू ऑल नो दैट फैट इज रिक्वायर्ड, समटाइम्स इन लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी फैट इज रिक्वायर्ड, और ये फैट रिक्वायरमेंट जरूरी होती है जिसके कारण हम अपनी एंडोरेंस ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कर सकते हैं। समटाइम्स फैट इज रिक्वायर्ड। सो लॉन्ग एक्टिविटी, जो लॉन्ग ड्यूरेशन हम ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए जो है हमें जो भी एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं, दिस इज गुड इफ यू हैव अ फैट मास। सो फैट रिजर्व जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी या एंडोरेंस ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। स्पीड इज जो भी हम मूवमेंट करते हैं, यदि कोई एक्सप्लोसिव मूवमेंट करते हैं, जो भी एक्सप्लोसिव मूवमेंट करते हैं, गेम स्पेसिफिक करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन गेम जो भी हम एक्सप्लोसिव मूवमेंट करते हैं तो हमेशा इंजरी के चांस बने होते हैं। जो है यदि जो भी स्पीड ट्रेनिंग करते हैं, बेसिकली जो स्पीड ट्रेनिंग में जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं गेम स्पेसिफिक, डिपेंडिंग अपॉन योर गेम, so it leads to a risk of injury. Then muscle weakness, यदि आपकी जो मसल्स हैं, आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो भी आप स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, यदि उसके हिसाब से मसल आपकी नहीं है, मसल में उतनी ताकत नहीं है, तो आप एक्टिविटी को अच्छी तरह से नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, और हमेशा चांस होगा इंजरी के रिस्क का। Nowadays you have seen there is the anti-gravity treadmill, जो लाइट वेट एक्सरसाइज है, एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल, जिसमें क्या होता है कि जो हम जो है अपने बॉडी वेट को कम कर देते हैं। ये मशीन में जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ये जो बॉडी वेट को कम कर देती है। जैसे कि यदि आप 70 किलो का यदि कोई एथलीट है तो एंटी ग्रेविटी जो ट्रेडमिल है उस पर यदि वो ट्रेनिंग करता है तो वो 20 किलो का 30 किलो का जैसे भी आप, वो मशीन उसको जो है उसका बॉडी वेट कर सकती, कम कर देती है, और उसमें जो है ट्रेनिंग हमारी आसान हो सकती है और आसान होती है, और हम अच्छी तरह से एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल पे ट्रेनिंग करते हैं। सो मसल वीकनेस, क्योंकि मसल वीकनेस जो होती है वो मसल वीकनेस से क्या होगा कि जो है हम प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और प्रॉपर एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो है अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं होगी, अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, और हम जो है रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जो सो मसल इम्बैलेंस, जैसा हमने पहले भी बात की थी कि यदि जो है मसल की जो स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली, जो है जो हम कहते हैं कि जो है जो भी एगोनिस्ट है, या जो सपोज हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स का यदि प्रॉपर रेशियो नहीं है स्ट्रेंथ का, 60-40 का नॉर्मली देयर इज अ रेशियो ऑफ द क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग। सो इन मसल को तो हम जो है स्ट्रेंथन करते ही करते हैं, लेकिन यदि रेशियो प्रॉपर नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम छोटी मसल ग्रुप्स को इग्नोर करते हैं,
और हम जो है बड़े मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं, क्वाड को ट्रेनिंग करते हैं, या हैमस्ट्रिंग की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, और छोटी सी यदि हम ग्लूट की साथ में ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो क्या होता क्या है कि देयर इज ए चांसेस ऑफ मस्कुलर इम्बैलेंस, और ये मस्कुलर इम्बैलेंस जो है दैट प्रीडिस्पोज टू अ रिस्क ऑफ इंजरी. So we have to take care of a small group of muscles also, and in relation to the large group of muscles. So muscle imbalance, if there will be a muscle imbalance, there will be a risk of injury. इसलिए हमें लार्ज ग्रुप मसल के साथ साथ स्मॉल ग्रुप मसल्स को भी केयर करनी चाहिए. और इसका जो रेशियो होना चाहिए, जो एगोनिस्ट जैसे कि क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग हुआ, इसका जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो जो है प्रॉपर होना चाहिए, और नॉर्मली 60-40 का रेशियो होता है. सो दैट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग अ रिस्क ऑफ इंजरी. जनरलाइज मसल टाइटनेस, यदि आप बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बॉडी बहुत स्टिफ होता है, बहुत टाइट होता है, सो इफ देयर विल बी ए जनरलाइज मसल टाइटनेस, देयर विल बी लेस फ्लेक्सिबिलिटी. यदि सारे शरीर की मसल आपकी प्रॉपर है नहीं, या मसल जो है स्टिफ है, टाइट है, खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, सो यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी है. और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे कि नॉर्मली आपको मैंने बताया कि दो तरह की एक्सरसाइजेज नॉर्मली एंड जनरली वी परफॉर्म, स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्सरसाइजेज in for flexibility, static and dynamic exercises. और static exercises and dynamic exercises basically before training जो हम exercises करते हैं वो dynamic exercises करते हैं, और dynamic stretching करते हैं, और आफ्टर ट्रेनिंग हम जो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं. सो जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग इज डन आफ्टर ट्रेनिंग, एंड डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज is done before training that increase the flexibility of an individual. So strength training is also very important, and in strength training rather than going to gym or techno gym or कोई body weight exercise, कोई भी हम जो है अगेंस्ट वेट जो एक्सरसाइज करते हैं, यदि हम अपने खुद के बॉडी वेट का जो है सहारा लें, और हम अपने खुद बॉडी वेट के हिसाब से यदि हम एक्सरसाइजेस करते हैं, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड देयर विल बी ए लेस रिस्क ऑफ इंजरी. और आप सबको पता है जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं, वो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बॉडी वेट के हिसाब से होती हैं, और ये यदि हम नॉर्मली एंड जनरली लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हैं और हाई इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं. सो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस is one of the best exercises for strengthening of the muscles, and rather than in compared to the going to gym or techno gym doing exercises against resistance. So leg length discrepancy, यदि किसी खिलाड़ी की जो है जो लोअर लेग्स की जो है यदि जो लेंथ की कोई किसी तरह की कमी है, छोटा बड़ा पैर है, तो वो भी एक इंजरी के रिस्क का कारण बन सकता है. leg length discrepancy is also a predisposing factor for sports risk of the sports injuries. Now come to the biological factors. What are the biological factors in who they leads to a risk of injury? And these are the factors, pes planus. This is the medical term. I will tell you in a very simple way. Pes planus, pes cavus, flat foot are बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनका जो फ्लैट फुट होता है, या जिनका हाई आर्च फुट होता है. देन किसी का नॉक नी होता है, दोनों घुटने आपस में टच करते हैं, या किसी का बो लेग होता है, दोनों घुटनों के बीच में काफी डिस्टेंस होता है. सो इस तरह के बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, इसको हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस से कम तो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बट
यदि इन चीज़ों को यदि हम अच्छी तरह से टेक नहीं करते हैं, यदि अच्छी तरह से इसका ध्यान नहीं देते हैं, दीज आर इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स को, यदि किसी एथलीट को फ्लैट फुट है या हाई आर्च फुट है या नॉक नी है या बो लेग है, और यदि स्पेशली इन सब इस तरह की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे यदि हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो एक इंजरी के रिस्क को बढ़ावा दे सकते हैं। कैन कॉज एन एथलीट टू हैव इम्प्रॉपर बायोमैकेनिक्स, इसके कारण क्या होता है कि प्रॉपर बायोमैकेनिक्स नहीं होती है, और इस प्रॉपर बायोमैकेनिक्स के लिए आपको बायोमैकेनिक्स की क्लासेस आपकी चल रही होंगी, उसके लिए गेट एनालिसिस होती है, दोनों फुट का देखते हैं इक्वल फुट पे क्या किस तरह पे किस पे वेट आता है किस पे नहीं आता है. सो दीज आर द बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट if there is such type of biological factors, and in biomechanics with the help of biomechanics with the gait analyzer we can check the athlete proper both fit equal foot कैसे वो ground पे जो है how he grounded his foot. Then psychological factors वो पर्सनल फैक्टर्स हैं दैट जो स्ट्रेस है होम स्कूल या सोशल लाइफ की, इस तरह की किसी तरह की यदि प्रॉब्लम से कोई भी खिलाड़ी प्रभावित है, पर्सनल फैक्टर्स हैं, किसी को कोई स्ट्रेस है, और यदि इस तरह की प्रॉब्लम है, यदि स्ट्रेस है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई किसी तरह की सोशल प्रॉब्लम है, तो खिलाड़ी का कंसंट्रेशन प्रॉपर बनता नहीं है, और यदि उसका कंसंट्रेशन अच्छी तरह से नहीं होगा तो वो देयर विल बी ए चांसेस ऑफ injury, or sometimes that leads to a risk of injuries. Then come to the extrinsic factor. These are the intrinsic factor. Extrinsic factors में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप सबको पता है कि जो भी स्पोर्ट्स में जिस तरह के जो सील्ड हम यूज करते हैं जस्ट टू प्रिवेंट इंजरी टू द पार्ट, दीज आर द वो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम यूज करते हैं जिसमें हेलमेट है, शोल्डर पैड है, माउथ गार्ड है, सिन गार्ड है, ये उस वल्नरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पार्ट जहां पे चांसेस ऑफ इंजरी हो सकते हैं, उसको ये प्रॉपर प्रोटेक्ट करता है. सो दीज आर द एक्सट्रिंसिक, ये वो बाहरी फैक्टर हैं जो इंजरी के रिस्क को कम कर सकते हैं. फुटवेयर, यदि आपका फुटवेयर प्रॉपर साइज का नहीं है, इट इज टू टाइट और टू लूज एंड करेक्ट फुट नहीं है, या ये यदि प्रॉपर फुट नहीं, प्रॉपर जो है फुटवेयर नहीं है, तो ये प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ग्राउंड का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट ये प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करता है, और इसके कारण जो है देयर विल बी ए रिस्क ऑफ इंजरी एज वेल एज एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द एंकल, और ये जो एंकल और फीट को वो प्रॉपर सहारा नहीं दे सकता. So there will be a disturbance, and there will be a disturbance in the movement. So this proper fitting shoes is one of the most important thing for athlete, and that will help in reducing the risk of injury. यदि नहीं है तो वो इंजरी के रिस्क को बढ़ावा देता है. वो ऑन फुट यदि कभी कभी डैमेज फुटवेयर होते हैं और आप उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो भी जो है वो चीजें जो है आपको रिस्क में डाल सकती हैं. क्लोथिंग्स हैं, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग्स नहीं है, लाइट क्लोथिंग्स नहीं है. यदि लाइट क्लोथिंग्स होंगी, जो भी हम जो है स्पोर्ट्स किट यूज करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सो दैट परमिट स्वेट टू एवपोरेट, जो शरीर से जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो भी पर्सपिरेशन होता है, जो भी किसी तरह का जो है पसीना निकलता है खिलाड़ी, वो जो है आपके जो भी स्पोर्ट्स किट है उससे वो एवापोरेट हो जाता है. सो clothing should not be too much and too tight, and there should be a light clothing is must. मतलब हल्के कपड़े और अच्छी तरह से जिसमें पसीना अच्छी तरह से स्वेट जो निकलता है उस वो बाहर चला जाए. सो डोंट वियर एक्सेसिव क्लोथिंग, इट मे कॉज ओवर ईट. यदि हम ज्यादा से ज्यादा जो है स्पोर्ट्स जो भी किट हम यूज करते हैं ट्रेनिंग के दौरान या कंपटीशन के दौरान, वो एक लाइट होनी चाहिए जिससे कि वो एक तरह से पसीना उससे अच्छी तरह से बाहर हो जाए. यदि ज्यादा टाइट होगा या जरूरत से ज्यादा क्लॉथिंग्स होगी तो शरीर में ओवर हीट पैदा करेगा और उसके कारण देयर विल बी ए प्रॉब्लम. आप जिस भी सरफेस पे एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सरफेस
बहुत सॉफ्ट तो नहीं है या बहुत हार्ड तो नहीं। यदि ज़्यादा सॉफ्ट होगा या गड्ढे हैं या समटाइम्स कुछ अलग तरह के जो है ग्राउंड्स होते हैं, सर्कल्ड होते हैं, सो सॉफ्ट हार्ड एंड सच टाइप ऑफ सर्कल्ड ग्राउंड्स जो होते हैं वो जो है वो इंजरी को, जिसे कैम्बर्ड कहते हैं, कैम्बर्ड, जिसमें जो है वक्र टाइप, वक्रता घुमावदार जो है यदि ट्रैक है और उस पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी वो इंजरी के रिस्क को बढ़ावा देते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस इंजरीज एंड मसल आर ज्वाइंट, जो पुरानी चोटें, जैसे हमने पहले आपको बताया कि जो यदि किसी खिलाड़ी को पहले से कोई चोट है और दोबारा वो जो है अच्छी तरह से वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है और यदि वो दोबारा इंजरी हो गई तो वो दैट विल लीड्स टू अ रिस्क। देन उसके लिए क्या है कि जो है प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। अभी जो हमने पहले बात की थी फटीकेबिलिटी, फटीकेबिलिटी जो है वो जो भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या इंड्योरेंस ट्रेनिंग जो भी करते हैं, यदि हम जो है अचानक रेपिटेशन बढ़ा दें या सेट बढ़ा दें, ओवर ट्रेनिंग करें या ओवरलोडिंग करें तो खिलाड़ी की फटीक हो जाती है और फटीक के कारण क्या होता है कि देयर विल बी ए चांसेस ऑफ injury and there will be a disturbance in the physiological metabolism also जो है। So fatigability is a one of the risk of injury and it is because of overloading and overtraining। और ये अचानक यदि हम किसी भी वेट ट्रेनिंग का या कोई भी ट्रेनिंग आप जिस तरह की जो है कर रहे हैं, अचानक आप लोड बढ़ा दिया या सेट बढ़ा दिया या रेपिटेशन बढ़ा दिया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अच्छी तरह से रिकवरी 48 आवर्स के अंदर होती है और कभी कभी जो है हम जरूरत से ज्यादा वीकली ट्रेनिंग करते हैं, उसके कारण भी फटीकेबिलिटी होती है। क्योंकि जो है नॉर्मली जो कहते हैं कि जो है हफ्ते में 12 से 14 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन हम जनरली जो यदि कोई 20 से 24 घंटे की ट्रेनिंग करता है तो बट नेचुरल है कि उस पर जो है ट्रेनिंग लोड और ओवर ट्रेनिंग होगा और वो ओवर ट्रेनिंग और ओवरलोडिंग दैट लीड्स टू फटीग एंड फटीग विल बी further there is a risk of injury। So coaching higher number of consecutive days of training, यदि आप बहुत दिनों से जो है ट्रेनिंग किए जा रहे हैं उसमें कोई रिकवरी नहीं होती है, so decrease injury rate by giving muscle and connective tissue an opportunity between training। मतलब आप यदि लगातार कोई भी ट्रेनिंग किए जा रहे हैं और बीच में कोई किसी तरह का रेस्ट पीरियड नहीं है तो वो जो है रिकवरी नहीं होने के कारण जो है मसल और कनेक्टिव टिश्यू को जो है ये एक तरह से जो है इंजरी को प्रीडिस्पोज करेगा। मतलब हायर नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग का जो डेज हैं और रिकवरी डेज का होना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मसल और कनेक्टिव टिश्यू की रिकवरी के लिए ये बहुत जरूरी है। कंडीशन ऑफ स्पोर्ट्स सेटिंग, रेन और स्नो में यदि आपका किसी तरह की जो है एक्टिविटी होती है वो भी बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर, कहीं पे भी आप यदि चाहे ट्रेनिंग in your home or abroad, try to acclimatize to the area and condition where you participate in physical activity। मतलब जब जहां भी जिस वातावरण में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं सबसे पहले अपने आप को उसके हिसाब से ढालना चाहिए। एंड दिस हेल्प टू इंश्योर योर बॉडी इन इक्विप टू हैंडल द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हीट एट स्टार्ट ऑफ द समर, जैसे आप गर्मी स्टार्ट होने से पहले आप कहीं पे जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं और योर बॉडी नॉट यूज टू अ फिट, और आपका शरीर जो है उसके लिए अभ्यस्त नहीं है और वार्म कंडीशन में ट्रेनिंग करने के लिए, सो मेकिंग एबल टू कोप अप विद द हीट इट टेक्स फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते लगते हैं आपके शरीर को उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को तैयार करने के लिए। सो पूरी तरह से वातावरण के हिसाब से तैयार करने के बावजूद भी आपको जो है डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट हैव टू टेक एनफ ड्रिंक। So these are the risk factor whatever I talked to you. This is in a table form in extrinsic and intrinsic risk factor, जिसमें ट्रेनिंग एरर्स हैं, एक्सेसिव वॉल्यूम में ट्रेनिंग करते हैं, ये जो भी चीजें हमने अभी पहले बात की हैं उसको एक टेबल फॉर्म में है। एक्सेसिव वॉल्यूम में यदि हम ट्रेनिंग करते हैं, इंटेंसिटी में एक्सेसिव इंटेंसिटी में ट्रेनिंग करते हैं
सडन हम ट्रेनिंग चेंज करते हैं, कोई फटिकेबिलिटी है, रिकवरी अच्छी नहीं है, सरफेस हार्ड है, सॉफ्ट है, कैम्बर्ड है, शूज प्रॉपर नहीं है, इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन आपके बॉडी के हिसाब से जो है एक्लेमेटाइज नहीं है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। दीज आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो अभी आपको मैंने बताया कि जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आप मेल अलाइनमेंट, जिसको फ्लैट फुट हुआ, हाई आर्च फुट हुआ, या टीबिया वगैरह जैसे बो लेग टाइप की ही प्रॉब्लम होती हैं बेसिकली रिकेट्स वाले जो है लोगों में। सो देन जीनू वेलगम वैरम बो लेग नॉक नी पटेला अल्टा, दिस इज ए प्रॉब्लम। पटेला अल्टा, इसमें क्या होता है कि जो पटेला की पोजीशन होती है वो फ्रंट नी के ऊपर जो है थोड़ा सा हाई पोजीशन जो होती है, एंड नॉर्मली देन एवरेज से हाई पे होती है, लेकिन दिस इज वेरी गुड फॉर हाई एंड ट्रिपल जंपर एंड आल्सो बास्केटबॉल प्लेयर्स। Then come to the tibial torsion. Tibial torsion basically it is an inward twisting of the tibia, and ये सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, और दिस इज द हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स आल्सो। सो टिबियल टॉर्सन, इसमें जो टिबिया की जो पोजीशन होती है देयर इज इनवर्ट ट्विस्टिंग है, और लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी जिसके बारे में अभी मैंने बात की, मसल इम्बैलेंस के बारे में बात की, मसल वीकनेस के बारे में बात की, फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात, जनरलाइज मसल टाइटनेस की बात की। सो ये सारी चीजें जो अभी हम आप डिस्कस कर रहे थे उसी का एक टेबल फॉर्म है। देन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये वो है, मॉडिफाइबल का मतलब परिवर्तनीय, जो बदला जिनमें बदलाव हो सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जिसमें बदलाव नहीं हो सकते हैं। सो ये सारी सिचुएशंस हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हैं, एनाटॉमिकल हैं, न्यूरोमस्कुलर हैं, हार्मोनल हैं। सो इनमें से कुछ हैं जो इंट्रिंसिक हैं, कुछ हैं जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। मॉडिफाइबल में भी आप देखिए कि कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। And now come to the dynamic multifactorial model of sports injury, जो प्रीडिस्पोज करती है फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एज, जेंडर, बॉडी वेट, फैट मॉस एंड फिजिकल फिटनेस, एनाटॉमी, स्किल, and then the exposure to the external risk factors, and then inciting injury mechanism जिसको बोलते हैं inciting events, joint motion, kinematics, playing situation, training program, match schedule, they predispose to athlete and susceptible athlete, and finally that leads to the risk of injury. And these are the risk factors जिसको हम summarize करें, biological, physical, psychological and socio cultural. Biological conditioning, biomechanics, overtraining, fatigue, maturation, exposure and prior injury. Psychological, life event, stress, mood state, coping resources, risk taking, goal orientation and altitudes. Then physical, weather, equipment, facility, hazard, crowd, proximity, opponent, size and playing surface. Socio-cultural, so sports norms, coaching quality, medical interaction, rules of the sports and cultural context. So leading cause of death involving sports related injury, although rare, but brain injury, sometimes when injured two main systems, nervous system and vascular system, the origin in the body where numbness and tingling occurs, सुनपना या ऐसे जैसे किड़ियों जैसी चलती है, इसलिए फर्स्ट साइन ऑफ द बॉडी टेलिंग यू दैट बॉडी इज इम्पैक्टेड, आपको चोट लगी हुई है. So sports injury shows that the level of anxiety, stress and depression and are elevated. So a study in 2010 found that athletes with severe sports injury would display higher level of post-traumatic distress, and higher level of post-traumatic distress are linked with avoidant coping skills and try to avoid rather than dealing with the less stress. So catastrophic injury, several trauma to head, brain and spines, and head injury, concussion or severe brain damage, repeated concussion and subconscious hits the chronic traumatic encephalopathy. यदि बार बार जो हेड इंजरी होती है, रिपीटेड कंकशन होते हैं, जो ब्रेन डैमेज होता है, तो वो एक तरह से क्रोनिक ट्रॉमेटिक इनकेफेलोपैथी को प्रॉब्लम को
बढ़ावा देती है। एंड दिस ऐसे लोगों में जिनको बार बार स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग जहाँ पे ये चीजें होती हैं, एंड तो इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एन्केफेलोपैथी की, और ये खिलाड़ी को एक तरह से सुसाइडल रिस्क की तरफ ले जाता है। उसमें ऐसे में खिलाड़ियों को जो है एक अलग तरह की जो है सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। सो हेड इंजरी इज ए वेरी वेरी सीरियस इंजरीज and spine injury in sports. These are the two heavy risk factors, especially the spine and head injury. So in such cases, one has to be very careful and we have to obey the rules. So chronic traumatic encephalopathy is a progressive degenerative disease of the brain found in those with a history of repetitive brain trauma in sports like football and boxing, but also in other sports too. So some activity have particular risk: bicycle safety, gun safety, sailing, and skateboard. So finally, we just wrap up the today's topic. A combination of external and internal risk factors acting simultaneously put an athlete at a higher risk of injury. So this is the summary of the today's topic is a combination of external and internal risk factors acting simultaneously put an athlete at a higher risk of injury. So thank you very much. Thank you for your attention.